यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों पर मस्त होंगे। तो मैं हूँ आपका भाई दीपांशु यादव और आप देख रहे हैं नर्सिंग वाला दीपांशु यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक है निमोनिया। निमोनिया के पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या हो सकते हैं या शॉर्ट नोट्स ऑफ निमोनिया क्या हो सकता है, ये आपको 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। आज का कि पैथोलॉजिकल चेंजेस इन निमोनिया एंड शॉर्ट नोट ऑफ निमोनिया क्या रहेगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं हम। डेफिनेशन क्या रहेगी। निमोनिया इज़ एन एक्यूट इन्फ्लामेटरी डिजीज़। एक्यूट मतलब जो लंबे समय से नहीं होती है, जो तीव्र होती है। इन्फ्लामेटरी डिजीज़ मतलब सूजन करने वाली डिजीज़ ऑफ द लंग पेरेनकाइमा। लंग के पेरेनकाइमा टिश्यू में इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो जाती है जो कि एक्यूट होती है, उसे ही निमोनिया बोलते हैं। ये क्या करती है, प्राइमरी अफेक्टिंग द एल्वियोलाई। सबसे पहले ये अफेक्ट करती है एल्वियोलाई को। कोज्ड बाई क्यों होती है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और एस्पिरेशन सोर्सेज। बैक्टीरिया से हो सकती है, वायरल हो सकती है, फंगल हो सकती है या एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मतलब जो हम सांस के थ्रू बॉडी में लेते हैं उससे भी हो सकती है। अब बात करें कि इसमें क्या होता है, तो इट रिजल्ट इन एल्वियोलायर फिलिंग विद इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट। इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट मतलब जो इन्फ्लामेटरी पदार्थ होते हैं वो एल्वियोलाई में फिलिंग मतलब सूजन करके भर जाते हैं और इम्पेयरिंग करते हैं, मतलब इम्पेयर ऑक्सीजन एक्सचेंज को इम्पेयर मतलब परेशान करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो ये हो गई डेफिनेशन निमोनिया की। अगर आपको ये नोट्स देखने हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा, उस पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से ये नोट्स देख सकते हैं। अब बात करें कोज और ईटियोलॉजी। सबसे पहले कारण, कोज मतलब होते हैं कारण। कारण क्या क्या हो सकते हैं निमोनिया होने के, तो सबसे पहला कारण होता है इन्फेक्शियस कोज, संक्रामक कारण। संक्रामक कारण में बात करें तो पहला होता है बैक्टीरियल निमोनिया। क्योंकि निमोनिया वैसे बहुत टाइप के होते हैं, तो बैक्टीरियल निमोनिया में क्या होता है। बैक्टीरियल निमोनिया में बात करें तो सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई से हो सकता है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जो कम्युनिटी से होते हैं निमोनिया उसमें देखा जाता है, जो कि होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई से। अब बात करें सेकंड, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी सीओपीडी पेशेंट में देखा जा सकता है। सीओपीडी क्या होता है, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होता है सीओपीडी, उसमें ये देखा जा सकता है कौन सा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। अब बात करें तीसरा क्या होता है, क्लेब्सिएला निमोनिया। क्लेब्सिएला निमोनिया कॉमन इन जो एल्कोहलिक होते हैं या डायबिटिक होते हैं उनमें ये देखा जाता है। अब सेकंड की बात करें, सेकंड निमोनिया होता है वायरल निमोनिया। वायरल निमोनिया में इन्फ्लुएंजा ए हो सकता है और बी वायरस से हो सकता है। ये जो सीजनल फ्लू होता है, जिसको हम फ्लू बोल देते हैं कि फ्लू फैल रहा है, उसको बोलते हैं सीजनल फ्लू। जब बढ़ता है तो वायरल निमोनिया के रूप में वो उभर कर आता है। अब बात करें सेकंड रेस्पिरेटरी सिंथिकल वायरस आरएसवी से हो सकता है, जो कि बच्चों में और एल्डरली पेशेंट में पाया जा सकता है। कोविड-19 हो सकता है, जो किससे होता है, सार्स कोविड-2 से। अब बात करें एडिनो वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजी भी हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा निमोनिया होता है फंगल निमोनिया। फंगल निमोनिया क्या होता है, फंगल निमोनिया में सबसे पहला होता है न्यूमोसिस्टिस जीरोवीसी। न्यूमोसिस्टिस जीरोवीसी किस में देखा जा सकता है, जो एड्स के रोगी होते हैं उनमें देखा जा सकता है। इसमें जो CD4 काउंट होता है वो 200 से भी कम हो जाता है। CD4 काउंट मतलब उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम हो जाती है, तो CD4 काउंट उसका घट जाता है और इसको बोला जा सकता है न्यूमोसिस्टिस जीरोवीसी। अब बात करें सेकेंड, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में देखा जा सकता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब जिनकी इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम होती है, उनमें ये देखा जा सकता है। तीसरे की बात करें, तीसरा होता है हिस्टोप्लाज्मा हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ये होता
होता है बर्ड और बैट, जो चमगादड़ या पक्षी होते हैं उनकी ड्रॉपिंग्स मतलब जो वो बीट करते हैं उनमें ये देखा जा सकता, उनकी वजह से ये लिंक होता है और ये भी एक फंगल निमोनिया होता है। अब आगे बात करें नॉन इन्फेक्शियस कोज की बात करें तो एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन मतलब जो हम सांस के थ्रू बॉडी में लेते हैं उसको बोलते हैं हम एस्पिरेशन। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? इन्हेलेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, जब हम कोई भी गैस्ट्रिक कंटेंट इन्हेल कर लेते हैं तो ये निमोनिया हो सकता है। ये किस में देखा जा सकता है? जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं या GERD मतलब गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, और अल्टरनेट मेंटल, जो मतलब मानसिक स्थिति में जो परिवर्तन वाले जो रोगी होते हैं उनमें देखा जा सकता है। इसको बोलते हैं हम नॉन इन्फेक्शियस कोज में एस्पिरेशन निमोनिया। अब नेक्स्ट होता है एनारोबिक बैक्टीरिया से हो सकता है। ये सारे नॉन इन्फेक्शियस ही होते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरियोइड हो सकता है, फ्यूसोबैक्टीरियम हो सकता है, ये कॉमन देखे जा सकते हैं, केवल एस्पिरेशन निमोनिया में ही देखे जाते हैं। अब अगला केमिकल निमोनिया मतलब एक्सपोजर, जो बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, टॉक्सिन फ्यूम्स, जो नशीले धुएं हो सकते हैं, स्मोक इनहेल, जो हमारी सांस के साथ जाती है स्मोक, और केमिकल इरिटेंट्स मतलब जो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को उत्तेजित करते हैं या जो रासायनिक उत्तेजक होते हैं उनसे जो होता है वो होता है केमिकल निमोनिया। अगला इसका नेक्स्ट टॉपिक बनता है कि पैथोलॉजिकल चेंजेस इन निमोनिया। पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं निमोनिया में? तो स्टेज की बात करें, अब स्टेज में आपको समझा देता हूँ, आप नोट्स ले लेना व्हाट्सअप चैनल से, व्हाट्सअप ग्रुप से, या आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसकी 4 स्टेज होती हैं। पहली होती है कंजेशन स्टेज। कंजेशन में बात करें तो ये प्रारंभिक 24 घंटों की स्टेज होती है। इसमें लंग्स दिखते हैं, लाल दिखते हैं, भारी दिखते हैं, और बोगी मतलब दलदली दिखते हैं जिनमें फ्लूइड भर जाता है। अब माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी देखें तो डायलेट हो जाती है कैपिलरी, मतलब कैपिलरी फैल जाती है, एल्वियोलाई भर जाती है एडिमा फ्लूइड से और सूक्ष्म जीवों से। सेकंड की बात करें तो सेकंड स्टेज होती है रेड हिपेटाइजेशन। ये 2 से 3 दिनों के बीच में होती है। इसमें लंग्स रेड हो जाते हैं, लीवर लाइक संरचना दिखने लग जाती है और फिब्रिन का डिकम्पोजिशन हो जाता है, मतलब फिब्रिन भर जाता है। इसमें माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी में देखो एल्वियोलाई भर जाती है, किससे? फिब्रिन से, न्यूट्रोफिल से और रेड ब्लड सेल से तो भर जाती है, और फॉर्मेशन हो जा सकता है, फिब्रिन का जो जाल होता है वो बन जाता है इसमें। अब नेक्स्ट की बात करें तो ग्रे हिपेटाइजेशन होता है, जो 4 से 6 दिनों के बीच में रहेगा, और इसमें लंग्स दिखते हैं कैसे? ग्रे दिखेंगे, सूखे दिखेंगे और फ्रम मतलब सख्त, और आरबीसी टूट जाएंगी और फिब्रिन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। एक्यूमुलेशन मतलब जमाव। डिसइंटीग्रेटेड आरबीसी टूटने लग जाएंगी, डेंस हो जाएगा फिब्रिन, और नेक्रोटिव मतलब गलन, एल्वियोलाई धीरे धीरे गलने लग जाएंगी, और न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज इसमें प्रमुख कणिकाएं होती हैं। अब नेक्स्ट देख लो आप। 4th फेज़ होती है रिजोल्यूशन मतलब जो ठीक होने की फेज़ होती है वो लास्ट 7 से 10 दिन में फाइनल स्टेज होती है। इसमें लंग्स पहले की जैसी अपनी स्टेज में आने लग जाते हैं और इन्फ्लामेशन रिजोल्व हो जाता है। और इधर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जितने भी तरल पदार्थ जमा हो रहे हैं वो क्लियर हो जा सकते हैं, और एंजाइमेटिक डाइजेशन हो जाता है, टिश्यू रिपेयर हो जाते हैं, और एल्वियोलाई स्ट्रक्चर पुनः प्रारंभिक अवस्था जैसी ही हो जाती है। दूसरा बात करें, पहला तो पैथोलॉजिकल चेंजेस में स्टेज आ जाती है, और दूसरा आ जाता है ब्रोंकोनिमोनिया जो ब्रोंक्यूल में होता है। ग्रोस मॉर्फोलॉजी की बात करें तो दोनों फेफड़ों में छोटे छोटे चित्तीदार कठोर क्षेत्र बन जाते हैं, ओफन इन द लोअर लोब्स। ये अक्सर लोअर लोब्स में ही देखे जा सकते हैं, और पुअरली डिफाइंड बॉर्डर्स अराउंड अफेक्टेड एरिया। इन जो प्रभावित क्षेत्रों की सीमाएं हैं वो निर्धारित नहीं हो सकती, मतलब इर्रेगुलर सीमाएं होती हैं। अब बात करें माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी की, तो माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी में देखेंगे तो इनमें
छोटे छोटे चित्तीदार सूजन बन जाते हैं अराउंड किसके, ब्रोंक्यूल के चारों तरफ छोटे छोटे पेची मतलब चित्तीदार इन्फ्लामेशन सूजन बन जाते हैं। अब बात करें, इसमें भी सेम कंडीशन होती है, एल्वियोलाई फील्ड भर जाती हैं न्यूट्रोफिल से, फिब्रिन से और बैक्टीरियल कॉलोनी से। ये संबंधित होते हैं स्टेफाइलोकोकस ओरियस और सूडोमोनास ओरिजिनोसा। नोज़ोकोमिकल जो इन्फेक्शन होते हैं, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, उससे संबंधित होते हैं। अब बात करें इसका क्लिनिकल फीचर, जो लक्षण क्या क्या होते हैं, तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। हाई फीवर, तेज बुखार आएगा, 48.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान हो जाएगा, विद चिल्स मतलब ठंड के साथ साथ, मैलेज मतलब फैटिक मतलब थकान और ये अस्वस्थता, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख में कमी हो जाएगी। कफ की बात करें तो प्रोडक्टिव कफ होएगा, जो प्रूलुएंट स्फुटम मतलब मवाद युक्त बलगम, जिस बलगम में मवाद आएगी वो, और ड्राई हो सकता है। अगर वायरल निमोनिया है तो ड्राई भी कफ हो सकता है, किसमें, वायरल निमोनिया में। अब बात करें स्फुटम कैरेक्टर, स्फुटम कैसे रहेगा, तो रस्ट कलर्ड मतलब जंग के जैसा, जंग लग जाती है वैसा रस्ट कलर्ड रहेगा। जेली स्फुटम रहेगा, और फोर स्वेलिंग मतलब गंदी बदबूदार जिसमें बदबू आएगी वो स्फुटम इसमें रहेगा। अदर सिम्टम्स की बात करें तो डिस्नी आ सकता है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, सांस में कमी आ सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, शार्प पेन होएगा, जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करेंगे उसके साथ शार्प पेन उठेगा। टेकीपीनिया हो सकता है, मतलब 20 ब्रीथ से ज़्यादा पर मिनट, मतलब ब्रीथ की संख्या बढ़ सकती है। और साइनोसिस सीवियर केस में साइनोसिस हो सकता है, मतलब साइनोसिस मतलब नाखून चमड़ी का नीला दिखाई देना। तो ये था कुछ आज का टॉपिक, आप देख सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं नर्सिंग वाला दीपांशु को। और ये आज का टॉपिक था, ये देखो आप पूरा टॉपिक क्लियर हो गया मेरे को लगता है। तो इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप देव मेडिको दीपांशु को सब्सक्राइब कर लेना, और वहाँ पे सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये था आज का कोई टॉपिक, 5 नंबर का आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।